हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एम्बिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 को टारगेट में लेते हुए प्रीवियस ईयर का हम क्लास लेकर आए हैं और आज का हमारा क्लास नंबर 3 है। अगर आपने अभी तक हमारा पहला और दूसरा नहीं क्लास किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्लास यूपीएसआई और यूपी पुलिस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आज जो हम पेपर देखने वाले हैं 19/6/2018 के सिर्फ नंबर पहले के ये क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा दिया है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी मराठी या फिर ऑप्शन डी गुजराती। तो चलिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा हमारी कोंकणी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राज्यभाषा, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा या फिर ऑप्शन डी बोली। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोली कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? ऑप्शन ए है भाग 8 में, ऑप्शन बी है भाग 18 में, ऑप्शन सी है भाग 17 में या फिर ऑप्शन डी है भाग 7 में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे विभाग तो हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चुनकर ही पूछता है, लेकिन ये और सभी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे पूर्वी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इसमें हमारा ऑप्शन ए दिया है, मैथिलीसरण हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी ब्रज हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी भोजपुरी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी बुंदेली होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि भोजपुरी हमारी ये पूर्वी भी इसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाए। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया, यह अधिसूचना के माध्यम से संसूचित किया जाता है। ऑप्शन बी दिया, यह विज्ञापित के माध्यम से संसूचित किया जाता है। ऑप्शन सी दिया है, यह परिपत्र के माध्यम से संसूचित किया जाता है। और ऑप्शन डी दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि यह अधिसूचना के माध्यम से संसूचित किया जाता है। ये हमारा हिंदी अनुवाद क्या है, एकदम सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और ये किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए न्याय पर आधारित है, ऑप्शन हमारा बी दिया है यश पर आधारित है, ऑप्शन सी दिया है प्रशासन पर आधारित है, ऑप्शन डी अहिंसा पर आधारित है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और ये हमारा ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अहिंसा पर आधारित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में इस विवाद ने शीघ्र ही एक रूप ले लिया। ऑप्शन ए अपेक्षित, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ऑप्शन सी उपेक्षित, ऑप्शन डी आपेक्ष। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि अप्रत्याशित रूप ले लिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन ए दिया है, तमाम देश में यह बात फैल गई। ऑप्शन बी, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा था। ऑप्शन सी है, कई कचहरी के वकील ऐसा कहते हैं। ऑप्शन डी है, मैं गर्म गाय का दूध पीता हूं, ठीक है। तो जो ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो शुद्ध वाक्य हमारा ये तमाम देश में यह बात फैल गई, ये हमारा शुद्ध वाक्य यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है? यानी कि कौन से वाक्य में सर्वनाम की त्रुटि है, ठीक है। ऑप्शन ए है, तुम तो बहुत व्यस्त हो। ऑप्शन बी, उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया। ऑप्शन सी, हमारे से अब यह सब नहीं होता। ऑप्शन डी, आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हमारे से अब यह सब नहीं होता, इसमें सर्वनाम संबंधित क्या है, हमारा त्रुटि दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य की वृत्ति ज्ञात कीजिए। एक गिलास पानी देना, वाक्य क्या दिया है हमारा, एक गिलास पानी देना। इसमें हमें क्या पता करना है, तो वृत्ति ज्ञात करना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आज्ञार्थक है। ऑप्शन बी है निश्चयार्थक है, ऑप्शन सी बाध्यता सूचक है, या फिर ऑप्शन डी ये संकेतार्थक है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्या होता है, एक गिलास पानी देना है, किसी को आज्ञा देना, आज्ञार्थक। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वज्ञ बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताइए। ऑप्शन ए ये मिश्र वाक्य है, ऑप्शन बी सरल वाक्य है, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन डी आश्रित वाक्य है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है, ये हमारा संयुक्त वाक्य का उदाहरण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए संबंध होता है, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी उदाहरण या फिर ऑप्शन डी संक्षेप। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निशाचर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययभाव समास है, ऑप्शन बी कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी नियत समास है, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, निशाचर में ये बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन ए दिया है हाथों हाथ में कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन बी दिया है आराम कुर्सी में कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन सी बी दिया है प्रत्यक्ष में कर्मधारय समास होगा, या फिर ऑप्शन डी भुंज दंड में हमारा कर्मधारय समास होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भुंज दंड ये हमारा ये कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तत्पुरुष समास होता है में तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए दिया है मेरा पुरुष, ऑप्शन बी उसका पुरुष, ऑप्शन सी जिसका पुरुष, ऑप्शन डी किसका पुरुष। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि उसका पुरुष एकदम राइट आंसर हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन ए निह प्लस चल, ऑप्शन बी निस प्लस चल, ऑप्शन सी है नीस प्लस चल, या फिर ऑप्शन डी निह प्लस अचल। तो जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि निश्चल का जो सही संधि विच्छेद होता है निह प्लस चल होता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। तो हमारा शब्द दिया है संचय, तो इसका संधि विच्छेद क्या सही होगा? ऑप्शन ए दिया है सम प्लस चय, ऑप्शन नंबर बी सम प्लस चय, ऑप्शन नंबर सी सन प्लस चय, ऑप्शन नंबर डी दिया है सन प्लस चय। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सम प्लस चय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शीत तुर्त का संधि विच्छेद कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन ए दिया है सी प्लस ऋतु, ऑप्शन बी दिया है सीता प्लस ऋतु, ऑप्शन सी दिया है शीत प्लस ऋतु, ऑप्शन डी दिया है शीत प्लस ऋतु। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सही है, यानी कि जो शीत तुर का संधि विच्छेद हमारा शीत प्लस ऋतु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो ऑप्शन ए दिया है धरा प्लस अस, ऑप्शन बी दिया है धरा प्लस ईस, और ऑप्शन सी दिया है धरा प्लस ईस, और ऑप्शन डी दिया है धर प्लस ईस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि धरेश का जो सही संधि विच्छेद होगा धरा प्लस ईस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, कुशासन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है कु प्लस शासन, ऑप्शन बी दिया है कुशा प्लस असन, और ऑप्शन सी दिया है कुश प्लस आसन, और ऑप्शन डी दिया है कुशा प्लस आसन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल करेक्ट है हमारा, यानी कि कुशासन का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा कुश प्लस आसन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा, और हम ऐसे ही आपके लिए सभी प्रीवियस सेट को जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अनेक युग्मों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए समीचीन कहते हैं उसे, ऑप्शन बी प्राचीन कहते हैं, ऑप्शन सी कालांतर कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी सनातन कहते हैं। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए जो एक शब्द उपयोग करते हैं हम उसे हम सनातन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग वाक्यांशों का एक शब्द बतलाएं, यानी कि जंगल में जो आग लगती है उसके लिए एक शब्द हम क्या कह सकते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है जठरानल, ऑप्शन नंबर बी दिया है बड़वानल, या फिर ऑप्शन नंबर डी कमानल, या फिर ऑप्शन नंबर डी दावानल कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जंगल में लगने वाली आग को हम दावानल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब वे उठे तो उन्होंने अपने को हल्का अनुभव में रेखांकित का अर्थवाची शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तो ऑप्शन ए दिया है कम, ऑप्शन नंबर बी दिया है घटिया, ऑप्शन नंबर डी है स्वस्थ, ऑप्शन नंबर डी दिया है खाली। तो जो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, तो स्वस्थ हमारा एकदम इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द होगा? ऑप्शन ए आंगन हो जाएगा, ऑप्शन सी स्त्री होगा, ऑप्शन बी पल्लू हो जाएगा, ऑप्शन डी गांव हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि जो अंगना शब्द का जो सही समानार्थी शब्द होता है वो हमारा पल्लू होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, पद शब्द का उचित समानार्थी शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है मार्ग, ऑप्शन बी दिया है भोजन, ऑप्शन सी यात्री या फिर ऑप्शन डी पाथी। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पद शब्द का जो उचित समानार्थी शब्द होता है वो मार्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए इसमें। ठीक है, अनुचित यानी कि ऐसे कौन से दो विलोम शब्द इसमें हैं जो गलत है। ठीक, तो देखिए अनुचित बोला है, ध्यान दीजिएगा, उचित और अनुचित। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है लभ्य अलभ्य, ऑप्शन नंबर बी दिया है शेष अशेष, ऑप्शन नंबर सी दिया शिष्ट परिशिष्ट, ऑप्शन नंबर डी दिया हमारा शीर्ष और तल। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी कि देखिए शिष्ट और परिशिष्ट ये दोनों ही अनुचित जोड़े हैं। ठीक है, यानी कि गलत इनमें से दिए हुए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रय का विपरार्थक पहचानिए। ठीक है, ऑप्शन ए बिक्री होता है, ऑप्शन बी खेद होता है, ऑप्शन सी खरीद होता है या फिर ऑप्शन डी विक्रय होता है। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि क्रय का जो विपरीत शब्द होता है वो विक्रय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्वंत का सही विपरार्थक शब्द को चुनिए। ठीक, ऑप्शन ए दिया है विनीत, ऑप्शन बी अनीत, ऑप्शन सी सुमित या फिर ऑप्शन डी हमारा कुनीत हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए हमारा एकदम करेक्ट है, यानी कि उद्वंत का जो विपरार्थक शब्द हमारा ये विनीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए यह प्रत्यय है, ऑप्शन बी तय प्रत्यय है, ऑप्शन सी ये प्रत्यय है या फिर ऑप्शन डी या प्रत्यय है। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पांडित्य में जो प्रयुक्त प्रत्यय हमारा यह प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? ठीक है, तो ऑप्शन ये ए दिया है ये संस्कृत भाषा का है यानी बद, ऑप्शन नंबर बी ये अंग्रेजी भाषा का है, ऑप्शन नंबर सी दिया ये उर्दू और फारसी भाषा का है और ऑप्शन नंबर डी हमारा लास्ट दिया है कि ये हिंदी भाषा का है। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग ये हमारा ये उर्दू फारसी भाषा का ये शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन ए बहिर होगा, ऑप्शन बी बहिर होगा, ऑप्शन सी है बहिस होगा या फिर ऑप्शन डी बही होगा। तो जो इसमें हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बहिर इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, प्रतीक्षा करना इसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए परीक्षा करना, ऑप्शन बी राह देखना होता है या फिर ऑप्शन डी पद छीड़ करना होता है, ऑप्शन डी पहचानना होता है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रतीक्षा करना यानी कि राह देखना उसका मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वलय का अर्थ क्या होता है पूछा है, तो ऑप्शन ए दिया है वृक्ष का छाल होता है, ऑप्शन बी दिया है गोलाकार घेरा होता है या फिर ऑप्शन सी है मृग छाल होता है या फिर ऑप्शन नंबर डी आवरण होता है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, यानी कि वलय शब्द का जो अर्थ होता है ये गोलाकार घेरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्तशती शब्द का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए 77 होता है, ऑप्शन बी 87, ऑप्शन सी 77 और ऑप्शन डी दिया है 87। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी में हमारा ये 17 दिया है और ऑप्शन डी में 87 दिया है। ठीक है, जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सप्तशती शब्द का तद्भव रूप हमारा सत्सई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? ठीक, मयूर हमारा दिया है, ऑप्शन बी दिया है मील या फिर ऑप्शन सी बचन या फिर ऑप्शन डी मध्य। तो इसमें जो हमारा एकदम करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी कि मील हमारा ये शब्द जो है ये विदेशी शब्द का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो इसमें क्या करना है, कारक को पहचानना है। तो ऑप्शन ए दिया है ये संबंध कारक का उदाहरण है, ऑप्शन बी ये अधिकरण कारक का उदाहरण है, ऑप्शन सी दिया है ये संबोधन कारक का उदाहरण है या फिर ऑप्शन डी दिया है ये अपादान कारक का उदाहरण है। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, इसमें संबोधन कारक का ये उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? तो हम ऑप्शन ए है की, ऑप्शन बी है हे, ऑप्शन सी है से, ऑप्शन डी है हमारा को। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हमारा ये संबंध कारक का चिन्ह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य के रेखांकित पद में कारक को पहचानना है। ऑप्शन ए कर्ता कारक इसमें दिया है, ऑप्शन बी कर्म कारक है या फिर ऑप्शन सी दिया है संप्रदान कारक है या फिर ऑप्शन डी अपादान कारक है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, इसमें ये संप्रदान कारक का उदाहरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्राणीवाचक शब्दों के लिए लिंग निर्णय का आधार क्या है? ऑप्शन ए दिया है उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी उनके साथ प्रयुक्त विशेषण या फिर उनके साथ प्रयुक्त अव्यय होता है या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही, यानी कि उनके साथ प्रयुक्त क्रिया
और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा सही है और ऑप्शन नंबर क्या है, बी भी हमारा सही है। तो दोनों ही एकदम करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, भाववाचक में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन सी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया या फिर ऑप्शन डी अकर्मक क्रिया। तो जो हमारे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि भाववाचक में हम अकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हो तो वाच्य क्या कहलाता है? इसमें पूछ रहा है कि अगर कर्ता और कर्म दोनों ही हमारे परसर्ग युक्त हैं तो ऐसे वाच्य को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है, इसे कर्मवाच्य कहते हैं, ऑप्शन बी इसे हम भाववाच्य कहते हैं, या फिर ऑप्शन सी दिया है कृतवाच्य कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी सही होंगे। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कर्ता और कर्म अगर दोनों ही हमारे ये परसर्ग युक्त होते हैं तो इन्हें हम कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल होगा? तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए दिया इसमें सामान्य भविष्य काल है, ऑप्शन बी है इसमें सामान्य भूतकाल है, ऑप्शन नंबर सी इसमें संभाव्य भविष्य काल है, ऑप्शन नंबर सी डी दिया है इसमें सामान्य वर्तमान काल है। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, इस वाक्य में जो काल दिया है वो सामान्य भविष्य काल का ये उदाहरण दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान काल या फिर ऑप्शन डी संभाव्य वर्तमान काल। तो जो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लिखित भाषा में हम अपने विचारों को जब लिखकर प्रकट करते हैं, इस वाक्य में हमारा काल क्या है? तो ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन ए नेता, ऑप्शन बी भक्त, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी देवी। तो जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हम देवी शब्द में गण को जोड़कर बहुवचन शब्द नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें एक शब्द एक वचन कौन सा है? तो ऑप्शन ए संतति, ऑप्शन सी दर्शक गण, ऑप्शन बी है प्राण और ऑप्शन डी है श्रोता वृंद। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संतति ये हमारा ये एक वचन का उदाहरण यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीवाचक शब्द को चुनना है। ऑप्शन ए आदात हमारा स्त्रीवाचक शब्द है, ऑप्शन डी भ्रांता, ऑप्शन सी विधाता या फिर ऑप्शन डी विमाता। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी शब्द हमारा ये ऑप्शन नंबर यानी कि डी करेक्ट होगा, यानी कि विमाता हमारा ये स्त्रीवाचक शब्द का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, एकांकी शब्द का लिंग बदलें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक, या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया है एकाकी, या फिर ऑप्शन नंबर बी एकांकिन, या फिर ऑप्शन डी एकांकिनी। तो जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एकांकिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप होगा? रूप पूछा है, ऑप्शन ए दिया है विशेषण होगा, ऑप्शन बी दिया है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी संबंध बोधन या फिर ऑप्शन डी समुच्चय बोधक। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भरोसे शब्द में ये संबंध बोधक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए दिया ऐसा काम मत करो, ऑप्शन बी मैं पीछे आया था, ऑप्शन सी दिया है मैं यह काम नहीं करूंगा, ऑप्शन डी मैं यह काम के पीछे आया था। तो जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि मैं काम के पीछे आया था, ये वाक्य हमारा संबंध बोधक अव्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाषा में कौन सा पदबंध है? और हमारा वाक्य दिया है 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। ऑप्शन ए दिया है क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी संज्ञा है या फिर ऑप्शन सी सर्वनाम है या फिर ऑप्शन डी क्रिया है। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है एकदम, 10:05 पर गाड़ी छूट जाएगी या फिर छूटेगी। तो ये हमारा क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमने यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन किया और ये 2025 को टारगेट में रखते हुए इसको क्लास को लाया गया है। और ये यूपीएसआई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये सभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।